बात करें तो आरएनए 3 टाइप से होते हैं। नंबर 1 मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए। एक होगा ट्रांसफर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए होगा, और एक राइबोसोमल आरएनए होगा। मैसेंजर आरएनए जो पाया जाता है वो, इसका काम होता है जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोड होता है जो कि एमिनो एसिड के बने होते हैं। जेनेटिक कोड ऑफ एमिनो एसिड सीक्वेंस में इसको ले जाने का काम होता है। कैरीज, जेनेटिक कोड ऑफ एमिनो एसिड सीक्वेंस में कैरीज ले जाने का काम करता है। और द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के निर्माण में डीएनए से साइटोप्लाज्म में ले जाने का काम करता है। यानी मैसेंजर आरएनए होता है वो कैरीज का काम करता है। और ट्रांसफर आरएनए की बात करें तो ये जेनेटिक जो कोड होगा, जेनेटिक कोड, उसको डीकोड करेगा, डीकोड करेगा, जेनेटिक कोड को डीकोड करेगा, या अपन इसको एंटी कोड भी कह सकते हैं, एंटी कोड। राइबोसोमल आरएनए की बात करें तो ये राइबोसोम में पाया जाता है और रेस्पॉन्सिबल फॉर दी प्रोटीन, प्रोटीन का जब निर्माण होगा उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। इसे डीएनए का निर्माण, डीएनए से आरएनए का निर्माण किस तरह से होता है? डीएनए से डीएनए का निर्माण डीएनए पॉलीमरेज के द्वारा होता है, डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज के द्वारा होता है। और इसको अपन रिप्लिकेटिंग भी कह सकते हैं, रिप्लिकेशन, रिप्लिकेशन भी कह सकते हैं। अगर डीएनए से आरएनए की बात करें, आरएनए 3 होते हैं, आप याद रखिए एमआरपी के नाम से याद रखिए, एमआरपी, एमआरपी है ना, दवा की जैसे एमआरपी होती है कोड याद रखिए। इसको आप लिख दीजिए मैसेंजर आरएनए, ये होगा राइबोसोमल आरएनए, और पी का मतलब कह दो आप प्रोटीन का निर्माण, प्रोटीन का। ये लो, डीएनए से मैसेंजर आरएनए का निर्माण जो है ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा होगा, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा होगा। ये क्री होगा, क्री, और यहाँ पे लेसन होगा, ये इसका निर्माण ट्रांसलेशन के द्वारा होगा, ट्रांसलेशन के द्वारा मैसेंजर आरएनए से आरएनए का निर्माण होता है, और आरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है। यहाँ पे कोई मैकेनिज्म नहीं होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, ओके, सेल्स के अंदर न्यूक्लियस विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सेलुलर एक्टिविटी, सेंट्रोसोम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सेल डिवीजन, माइटोकॉन्ड्रिया जो सेल्स में साइटोप्लाज्म पाया जाता है, विच नॉन एज पावर हाउस, पावर हाउस। ये माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो एटीपी का निर्माण करता है, किसके द्वारा? ऑक्सीडेटिव, एटीपी का निर्माण करता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के द्वारा, फॉस्फोराइलेशन के द्वारा एटीपी का निर्माण करता है। और पूछा जाए रेस्पॉन्सिबल फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के लिए कौन सा ऑर्गन से रेस्पॉन्सिबल होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, ऐसे आपको याद रखना है। माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो कंसिस्ट डीएनए, मैंने बताया आपको कि डीएनए का मोस्ट पार्ट जो है न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस में डीएनए का निर्माण जो न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, उसके द्वारा डीएनए का निर्माण होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का निर्माण ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के द्वारा होता है, और इसमें सेलुलर रेस्पिरेशन रेस्पॉन्सिबल फॉर माइटोकॉन्ड्रिया होगा। गाल्जी बॉडी के बारे में हमने आपको बताया कि गाल्जी बॉडी एक स्टोरेज साइट होती है, स्टोरेज साइट होती है सेल्स के अंदर, जो कि साइटोप्लाज्म पाए जाते हैं। न्यूक्लियस के बाहर पाई जाने वाली सभी प्रोडक्ट वो क्या होंगे? यहाँ पे साइटोप्लाज्म में पाए जाएंगे। राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस का काम करती है, और सेंट्रोसोम के बारे में हमने बताया आपको कि वो रेस्पॉन्सिबल होता है सेलुलर डिवीजन के लिए। माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोफिलामेंट जो होते हैं वो सेल को शेप और साइज देते हैं, शेप एंड साइज, ऐसे माइक्रोट्यूबल्स पाए जाते हैं, इनको अपन कहते हैं माइक्रोफिलामेंट्स। एक होता है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, यूँ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होती है, यूँ करके दबती है ना, कॉन्ट्रैक्शन एंड डायलेशन होता है। तो ऐसी जो प्रोटीन होगी, ऐसी प्रोटीन जो होती है उनको माइक्रोट्यूबल्स बोलते हैं, माइक्रोट्यूबल्स बोलते हैं, माइक्रोट्यूबल्स। और माइक्रोट्यूबल्स जो होता है वही रेस्पॉन्सिबल फॉर होती है मूवमेंट, सेल्स के मूवमेंट के लिए, मूवमेंट एंड ऑर्गेनेल्स ऑफ दी सेल। सेल्स में अगर ऑर्गेनेल्स जो होते हैं उनकी जो गति होती है वो माइक्रोट्यूबल्स के द्वारा होती हैं। और माइक्रोफिलामेंट्स की बात करें तो ये कोशिका को साइज एंड शेप प्रदान करते हैं। ओके, फंक्शन देखा जाए वह सेल क्या काम करती है बॉडी में, तो
उसमें अपन ने देखा कि नंबर 1 रेस्पिरेशन, सबसे पहला काम है रेस्पिरेशन, श्वसन करना। नंबर 2 होगा एजिमिलेशन, एजिमिलेशन, एजिमिलेशन होगा। एक्सक्रेशन होगा, एक्सक्रेशन, एक्सक्रेशन होगा। रिप्रोडक्शन होगा, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन होगा। इसके अलावा इरिटेबिलिटी होगी, इरिटेबिलिटी भी होगी, इरिटेबिलिटी भी होगी। और मूवमेंट भी होगा, मूवमेंट। मूवमेंट में आपने देखा कि अपनी जो बॉडी में पाई जाने वाली WBC होती है वो अमीबाइड मूवमेंट करती हैं, अमीबाइड मूवमेंट करती हैं, अमीबाइड मूवमेंट करती हैं। ओके, वर्ड्स के बारे में जो बार बार रिपीट होंगे उनके बारे में हम कुछ चर्चा करते हैं, जिसमें अपन देखते हैं यूपनिया, यूपनिया। यूपनिया का अर्थ होता है नॉर्मल रेस्पिरेशन, लंग्स अंदर सांस ले रहा है, एक्सप्रेशन कर रहा है, वो नॉर्मल एक्सप्रेशन होगा, वो यूपनिया होगा। आप याद रखो, लंग्स जो होगा वो यूपनिया करेगा, नॉर्मल यूपनिया। और ब्रेडिकार्डिया की बात करें तो ब्रेडिकार्डिया बी होते हैं, आप समझ रहे हो, हार्ट में जैसे ब्रेडिकार्डिया होता है वैसे उसी तरह से ब्रेडिपनिया होगा, ब्रेडिपनिया। आप समझ जाना, निया या पनिया आने का मतलब है यहाँ पे ऑक्सीजन या लंग से संबंधित है, और ब्रेड का मतलब डिक्रीज, तो यहाँ पे डिक्रीज होगा, डिक्रीज रेट ऑफ रेस्पिरेशन, डिक्रीज रेट ऑफ रेस्पिरेशन, ब्रेडिपनिया। और टेकिपनिया हो जाएगी, टेकिपनिया, टेकिपनिया इसका मतलब हो गया इंक्रीज बर्थ रेट, ये टेकिपनिया हो जाएगा। और एपोनिया की बात करें, एपोनिया, एपोनिया का मतलब हो गया यहाँ पे टेम्परेरी अरेस्ट हो गया ब्रीथिंग, यानी सांस लेना अचानक बंद होना, ब्रीथिंग अरेस्ट, अरेस्ट ब्रीथिंग अचानक बंद हो जाए, है ना, उसको बोलते हैं अपोनिया। अपोनिया की प्रॉब्लम बच्चों में होती है, और अगर बच्चों में प्रॉब्लम हो जाए तो उसके ट्रीटेड के लिए अपन नेलोक्सोन काम में लेते हैं, नेलोक्सोन, वो हम आगे बताएंगे, ऑपर्ड डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे उसमें बताएंगे। और एपोनिया, डिस्पोनिया अगर बात करें, डिस्पोनिया, डिस्पोनिया, डिस्पोनिया में क्या होता है, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। अगर ब्रीथ सांस लेने में अगर डिफिकल्टी आए तो डी याद रखो, डिफिकल्टी का मतलब डिस्पनिया होगा। हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया, पोक्सिया का मतलब होता है ऑक्सीजन वहाँ पे कम हो जाए या रिड्यूस हो जाए, ऑक्सीजन O2 रिड्यूस, O2 जहाँ पे रिड्यूस हो जाए वहाँ पे हाइपोक्सिया होगा। हाइपरकेपनिया, हाइपरकेपनिया, केपनिया, हाइपरकेपनिया को अगर अपन देखते हैं तो यहाँ पे CO2 लेवल बढ़ता है, ब्लड में अगर CO2 लेवल बढ़ जाए तो हाइपरकेपनिया। और हाइपोकेपनिया हो जाए, हाइपोकेपनिया इसका अर्थ होता है डिक्रीज CO2 लेवल, डिक्रीज ब्लड में CO2 लेवल कम हो गया। और साइनोसिस की अगर बात करें, साइनोसिस, साइनोसिस में ब्लैश कलर ऑफ स्किन, लिप्स के कलर जो हैं, स्किन के मान लो, लिप्स के मान लो वो नीले कलर के हो जाएंगे, तो ये साइनोसिस होगा। और मसल्स मेम्ब्रेन भी होगा। हाइपर वेंटिलेशन, हाइपर वेंटिलेशन, वेंटिलेशन की बात करें तो इंक्रीज रेट एंड फोर्स ऑफ ब्रीथिंग, ब्रीथिंग को बढ़ाने के लिए रेट एंड फोर्स दिया जाएगा, वो हाइपर वेंटिलेशन होगा। हाइपो वेंटिलेशन में इन चीज़ों को डिक्रीज किया जाता है, इतना याद रखें। ओके।